हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू को भी 2 मिनट चैन लेने दो। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शांति जी आज फूली नहीं समा रही थी। उनके घर तीसरी पीढ़ी में पोते ने जन्म लिया है। इसके 6 महीने बाद शांति जी ने पोते के मुंडन का प्रोग्राम रखा। शांति जी ने जन्म से पहले ही कह दिया था कि चाहे पोता हो या पोती, बहू की पहली संतान का मुंडन व्रत स्तर पर करेंगी। शांति जी बहुत ही सुलझे विचारों की महिला हैं। बहू से भी विशेष स्नेह रखती हैं। उनके लिए पोता पोती में कोई फर्क नहीं है। आज के ज़माने में ऐसी सुलझी हुई विचारधारा की सास मिलना लगभग नामुमकिन ही है। पोते के मुंडन का समय नज़दीक आ गया। मेहमान घर पर पहुंचने लगे। मुंडन से एक दिन पहले बुआ सास रुक्मणी आई तो शांति जी ने अपनी बहू काव्या को आवाज़ लगाई, अरे बहू जल्दी आ, मेरी लाडली ननंद आ गई, आकर अपनी बुआ सास के पैर धुलवा दे। शांति जी हर रिश्ते को बहुत ही प्यार और स्नेह से निभाती हैं, इसलिए अपनी ननंद से भी विशेष स्नेह व लगाव रखती हैं। काव्या जो रसोई में आटा गूंथ रही थी, उसने जल्दी से हाथ धोए और पानी लेकर बुआ सास के पैर धुलवाने लगी। बुआ सास ने सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो जैसे ढेरों आशीर्वाद दे दिए। मेहमानों के साथ साथ घर की भी रौनक बढ़ गई। शांति जी की दोनों बेटियां भी अपने परिवार सहित आ चुकी थी और अन्य रिश्तेदार भी पहुंचना शुरू हो गए थे, इसलिए इकलौती बहू काव्या की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उनका बेटा भी अभी 6 महीने का ही था। छोटे बच्चे के साथ साथ घर के काम और मेहमानों की देखरेख में काव्या चक्कर गिन्नी की तरह घूम रही थी। काव्या इस घर की इकलौती बहू है, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी काव्या पर ही आ गई। उसका एक पांव किचन में तो एक मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ था। बुआ सास ने इतनी कुशल और सुगढ़ बहू को देखकर कहा, शांति भाभी तुम्हारे तो भाग ही खुल गए, तुमने बहू को पूरी तरह से काबू में कर रखा है। एक आवाज़ में दौड़ी चली आती है, एक हमारी बहू है कि कहीं चलने को कहो तो 100 बहाने बनाने लगती है। तुम्हें तो गऊ बहू मिली है, सबके नसीब में ऐसी बहू नहीं होती। शांति जी अपने आप पर इतरा रही थी। ननंद की बातें सुनकर वह गदगद हो गई और बोली, हाँ रुक्मणी, यह बात तो सही है, मेरी बहू बहुत ही सुघड़ है। शांति जी की दोनों बेटियां भी माँ बुआ और अन्य रिश्ते मेहमानों के साथ बातचीत में व्यस्त थी। सारा काम अकेली काव्या पर आ गया था। शांति जी ने अपनी ननंद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए कहा, दीदी घुटनों का दर्द कैसा है? काव्या बहुत अच्छी मालिश करती है, आप कहो तो आज रात वह आपकी भी मालिश कर देगी। उसके हाथों में जादू है, घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाता है। रुक्मणी ने कहा, नहीं भाभी, इतनी भीड़ भाड़ है, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, वो बेचारी सारा दिन काम में लगी हुई है। रहने दो, मैं फिर कभी मालिश करवा लूँगी, अभी तो बेचारी बहू भी थक चुकी है। पास में ही फूलों की माला बनाती हुई काव्या ने राहत की सांस ली। कल से भागते दौड़ते काव्या की पीठ अकड़ चुकी है। आज भी सारा दिन हो गया, उसने एक पल की चैन की सांस नहीं ली और कल तो फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। सारा घर मेहमानों से खचाखच भरा होगा। तभी शांति जी ने कहा, अरे बहू चाय का वक्त हो गया, चाय तो चढ़ा दो। काव्या ने जवाब दिया, जी माँ जी, मैं अभी वही करने जा रही थी। तभी शांति जी के पति रमेश जी वहाँ आ गए और बोले, अरे शांति, आज तो तुम्हारे हाथों की चाय पीने का मन कर रहा है। क्यों रुक्मणी बहन, बहुत दिन हो गए तुम्हारी भाभी के हाथों की गुड़ वाली चाय नहीं पी, तुम भी पियोगी ना? रुक्मणी बुआ के साथ साथ शांति जी की दोनों बेटियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी और शांति जी को न चाहते हुए भी चाय बनाने के लिए उठना पड़ा। मन ही मन बड़बड़ा रही थी, अरे बहू बना तो रही थी, तुम लोगों को भी मस्ती चढ़ी है, इस उम्र में मुझे परेशान कर रहे हो। इतने लोगों की फरमाइश थी तो शांति जी को किचन में जाकर चाय बनाना ही पड़ा। चाय बनाने के बाद शांति जी रमेश जी के कमरे में चाय देने गई। रमेश जी ने उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहा, शांति जी, अपने नाम की भांति मेरी बात भी शांति से सुनिए और उस पर विचार करके अपनी राय भी दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे
पोते के मुंडन की तैयारियां शुरू हुई हैं और हमारे घर मेहमान आने लगे हैं, बहू पर काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी बहू को बाकियों की बहुओं से ऊपर दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो, वरना आप तो ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा ही घर के कामों में बहू का हाथ बटाती थी। लेकिन अब क्या हो गया? कल से बहू मेहमानों की आवभगत के साथ साथ घर के कामों में भी लगी हुई है, मुन्ने की देखरेख भी है, और आप इन सब बातों को अनदेखा कर रही हैं। आप औरतों के सामने अपनी सेखी दिखाना चाहती हैं कि आपकी बहू आपकी किसी भी बात को अनसुना नहीं करती। एक आवाज़ में ही संतरी की तरह आकर खड़ी हो जाती है और वह आपसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करती। सारा दिन आपके आदेश का पालन करती रहती है, इधर उधर भागदौड़ करती रहती है। आप हमारे रिश्तेदारों के सामने अपना सास रूपी वर्चस्व ऊंचा रखने के चक्कर में बहू की थकावट को अनदेखा कर रही हैं। अगर हमारी बहू हमसे कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे घर के कामों में दबा ही दें। बहू को भी 2 मिनट का चैन ले लेने दो। हमारी बहू बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर सबके सामने इसका प्रदर्शन करने के चक्कर में हम अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। कुछ काम बेटियों से भी करवा लीजिए। आखिर उनका भी तो मायके में कुछ फर्ज बनता है। वे छोटे मोटे काम करते हुए आपस में बातचीत कर सकती हैं। रसोई में खाना बनाते हुए भी एक दूसरे से बतिया सकती हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि खाली बैठकर बात करने में ही कौन सा मज़ा है। अपनी बेटियां भी बहू पर ही हुक्म चला रही हैं। थकान तो उसे भी होती होगी, वह कोई मशीन तो नहीं। अपने पति रमेश जी की बातें सुनने के बाद शांति जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं सब लोगों के सामने अपनी बहू की बड़ाइयाँ लूटने के चक्कर में उसे काम के बोझ तले दबाती जा रही हूँ। अब यह दिखाना चाहती हूँ कि मैं बैठी रहती हूँ और मेरी बेटियाँ भी इधर से उधर नहीं हिलती। मेरी बहू बैठे बिठाए ही सारे काम मेरे आदेशानुसार करती है। आप सही कह रहे हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमें औरों के सामने प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। तभी काव्या ने आकर पूछा, माँ जी, रात के खाने की तैयारियां करनी है, आप बता दीजिए कि खाने में क्या बनेगा। अभी गुड्डू सो रहा है, मैं तैयारियां कर लेती हूँ, फिर उसे दूध पिलाकर फटाफट सबको खाना बनाकर खिला दूंगी, शांति जी ने कहा। शांति जी ने बहू को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तुम रात का खाना रहने दो। आज रात का खाना तुम्हारी दोनों नंदे मिलकर बना लेंगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। तुम्हारा खाना और मुन्ने के लिए दूध मैं तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी। कल तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, सुबह जल्दी उठना है, हर काम की धुरी तुम ही तो हो। कल तुम्हें 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलेगा, इसलिए आज थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, अभी कमरे में जाने से पहले अपने लिए कुछ फल काट कर ले जाना। जब तक खाना बनेगा थोड़ी सुस्ता लेना। पता नहीं तुमने 2 दिन से कुछ खाया भी है या नहीं, या भूखी प्यासी यूं ही भागदौड़ कर रही हो, काव्या ने कहा। लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अगर मैं आराम करने लग गई तो सारे काम कौन करेगा, शांति जी ने कहा। बहू, तुम चिंता मत करो, रसोई तुम्हारी दोनों नंदे संभालेंगी, बाकी काम मैं और तुम्हारे ससुर जी मिलकर कर लेंगे। अभी अमन भी ऑफिस से आ ही रहा होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। तुम थोड़ी देर आराम करो, इसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में आकर कल सुबह जल्दी उठकर किए जाने वाले कामों के बारे में तुम्हें समझा दूंगी। हम सब मिलकर सभी काम अच्छे से निपटा लेंगे। काव्या की आंखें भर आई। शांति जी को बहुत सुकून मिला। काव्या अपनी सास को धन्यवाद दे रही थी और मन ही मन अपनी सास की लंबी आयु की कामना भी कर रही थी। दोस्तों, कभी कभी लोगों को दिखाने के चक्कर में हम अपनी बहू के साथ बहुत ज़्यादा ही ज्यादती कर बैठते हैं। अक्सर जब मेहमानों की भीड़ से घर खचाखच भरा होता है, घर में मेहमानों की भीड़ जमा होती है, उस समय बहू पर कामों का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है और हम भी उन्हें आदेश पर आदेश देकर यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे बहू हमारा कितना मान रखती है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप मेरी इस सोच से
अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।